हेलो बच्चों, नमस्कार। जी हाँ बच्चों, मैं राकेश गौतम। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जैव विविधता के प्रतिरूप। इस बात को मैं लिख देता हूं यहां पर, यदि आप लोगों को कोई नाराजगी ना हो तो। ठीक है बच्चों, जैव विविधता के प्रतिरूप। ओके बच्चों, किसके बारे में बात करेंगे हम लोग? जैव विविधता के प्रतिरूप के बारे में आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं। आप लोगों को, क्या आप लोग जानते हो कि जो जैव विविधता है उसका प्रतिरूप कैसा है? किधर जैव विविधता ज्यादा है और किधर जैव विविधता कम है? क्या आप लोग इसके बारे में जानते हो? यदि आप लोग इसके बारे में जानना चाहते हो कि सर आप हमें बताइए कि जैव विविधता का प्रतिरूप है कैसा, किधर जैव विविधता ज्यादा है और किधर जैव विविधता कम है, तो आप मेरे इस वीडियो के साथ में कंटिन्यू बने रहिए और मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि जैव विविधता का प्रतिरूप होता कैसा है। यदि आप लोग जैव विविधता के प्रतिरूप को समझना चाहते हो तो आप लोगों के पास में एनसीईआरटी में 2 टॉपिक दिए हुए हैं, जिसमें से पहला टॉपिक है आपका अक्षांशीय प्रवणता और दूसरा टॉपिक जो कि आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो है जातीय क्षेत्र संबंध। कौन सा आएगा बच्चों? जातीय क्षेत्र संबंध। लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग जैव विविधता के प्रतिरूप को समझने के लिए हम लोग बात करेंगे अक्षांशीय प्रवणता। अक्षांशीय प्रवणता कहीं ना कहीं आप लोगों को जैव विविधता के प्रतिरूप को समझाने में मदद करेगी। चलिए बच्चों, हम लोग बात कर लेते हैं अक्षांशीय प्रवणता के बारे में। इधर बच्चों मैं लिख देता हूं अक्षांशीय प्रवणता। जिसे आप लोग इंग्लिश में लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट कहते हो। क्या कहते हो? लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट इंग्लिश में कहते हैं इसे। देखिए, यदि आप लोग अक्षांशीय प्रवणता को समझना चाहते हो तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, यहां पर मैं एक सर्किल बनाता हूं ऐसा। किसी भी बच्चे को इस सर्किल को लेकर किसी भी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, यहां पर मैंने सिंपली एक सर्कल बनाया है। इस सर्कल के अंदर मैं ऊपर की तरफ लिख रहा हूं उत्तर ध्रुव, नीचे की तरफ लिखता हूं ध्रुव। क्या लिखा मैंने? इस सर्किल के मैंने ऊपर लिखा उत्तर ध्रुव लिखता हूं, नीचे की तरफ मैंने दक्षिण ध्रुव लिखा है। ठीक है, एक काम करता हूं, मैं इस सर्किल के बीच में से एक लाइन खींचता हूं। उम्मीद कर सकता हूं आप लोगों को ये लाइन दिख रही होगी। ठीक है, इस सर्कल के बीच में मैंने एक लाइन खींची है। ये लाइन है आपकी 0 डिग्री अक्षांश पे। किस पर है? 0 डिग्री अक्षांश पर आपको यह रेखा देखने को मिल रही होगी। ये जो रेखा है, इस रेखा को कहेंगे बच्चों, क्या कहेंगे? भूमध्य रेखा। ये आपकी एक पड़ोस वाली रेखा नहीं है बच्चों। ठीक है, ये आपकी भूमध्य रेखा है। याद रहेगा इतना? आगे बात करते हैं। मैं काम करता हूं, उत्तर जो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव की ओर मैं एक रेखा खींचता हूं। उत्तर ध्रुव की ओर मैं एक रेखा खींचता हूं जो कि 23.5 डिग्री अक्षांश पर है। किस पर है? 23.5 डिग्री अक्षांश पर है। और इस रेखा को क्या कहेंगे? इस रेखा को कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहेंगे बच्चों? कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, ठीक वैसे ही दक्षिण ध्रुव की ओर, दक्षिण ध्रुव की ओर भूमध्य रेखा से नीचे की ओर मैं 23.5 डिग्री अक्षांश पर एक रेखा खींचता हूं। इस रेखा को कहेंगे बच्चों मकर रेखा।
क्या कहेंगे बच्चों इसे कहेंगे मकर रेखा कहते हैं। हो गया इतना क्लियर। आगे बात कर लेते हैं 23.5 डिग्री अक्षांश से उत्तर ध्रुव की ओर मैं रेखा खींचता हूं जो कि 66.5 डिग्री अक्षांश पे होती है। ठीक वैसे ही दक्षिण ध्रुव की ओर मैंने एक रेखा खींची जो कि 66.5 डिग्री अक्षांश पर आपको देखने को मिल रही है। हो गया इतना क्लियर। यहां पर ऊपर की तरफ मैंने लिख दिया 90 डिग्री अक्षांश और नीचे की तरफ मैंने लिख दिया 90 डिग्री अक्षांश लिख दिया है। कोई दिक्कत इसमें किसी बच्चे को नहीं है। बात करें भूमध्य रेखा कौन से अक्षांश पे पाई जाती है, बता सकते हो कि सर भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश पे पाई जाती है। कोई पूछे कर्क रेखा कितनी अक्षांश पे पाई जाती है, बता दोगे कि सर कर्क रेखा उत्तर ध्रुव की ओर 23.5 डिग्री अक्षांश पर पाई जाती है। कोई पूछे कि जैसे कि जो मकर रेखा है वो किधर पाई जाती है, क्या बताओगे सर मकर रेखा भूमध्य रेखा से नीचे की ओर दक्षिण ध्रुव की ओर 23.5 डिग्री अक्षांश पर देखने को मिलती है, जो कि आप लोगों को सामने दिख रही होगी। ठीक है, देखो बच्चों इधर यहां पर ये एरिया दिख रहा है आपको बीच वाला, ये वाला, ये कौन सी रेखा है कर्क रेखा, ये कौन सी रेखा है मकर रेखा। तो ये जो बीच का जो एरिया है इसे कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या कहेंगे बच्चों इसे कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो बात करें कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता क्या है, तो देखो इधर भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री अक्षांश से उत्तर व दक्षिण का जो क्षेत्र होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। हो गया इतना क्लियर। कहने का मतलब है कि जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है यह कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पाया जाता है। समझ में आ गया इतना। इसके बाद में बात करें, आप लोगों को दिख रहा होगा कि 23.5 डिग्री अक्षांश से 66.5 डिग्री अक्षांश के बीच का एरिया आप लोगों को दिख रहा होगा, ये वाला एरिया। ये देखिए एक ये वाला एरिया आ गया, एक देखो इधर ये रहा, ये भी कितना है 23.5 से 66.5 डिग्री आ गया। तो कहने का मतलब है कि 23.5 से 66.5 के बीच में भी एक एरिया होता है। इस एरिया को कहेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। तो बात करें कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र क्या होता है, आप क्या बताओगे कि 23.5 डिग्री अक्षांश से 66.5 डिग्री अक्षांश उत्तर और दक्षिण का जो क्षेत्र होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, उसे कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। हो गया इतना क्लियर। इसके बाद में बात करें 66.5 डिग्री अक्षांश से 90 डिग्री अक्षांश, इधर भी देखो 66.5 डिग्री अक्षांश से नीचे की तरफ देखो 90 डिग्री अक्षांश। तो कहने का मतलब है कि 66.5 डिग्री अक्षांश से 90 डिग्री अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र होता है इसे कहते हैं शीत कटिबंधीय क्षेत्र। याद रहेगा शीत कटिबंधीय क्षेत्र क्या होता है, 66.5 डिग्री अक्षांश से 90 डिग्री अक्षांश उत्तर और दक्षिण का जो क्षेत्र होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे शीत कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। देखो बच्चों इधर आप लोगों को इधर देखिए ये रहा शीत कटिबंधीय क्षेत्र, शीत कटिबंधीय क्षेत्र। हो गया इतना क्लियर। बात करें देखो इधर शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पाया कहां जाता है, क्या बताओगे। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र शीत कटिबंधीय क्षेत्र व उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के बीच में पाया जाता है। याद रहेगा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहां पाया जाता है बच्चों, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र शीत कटिबंधीय क्षेत्र व उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के बीच में पाया जाता है। समझ में आ गया इतना। बात करें शीत कटिबंधीय क्षेत्र कहां पाया जाता है, तो आप बता सकते हो कि सर शीत कटिबंधीय क्षेत्र ध्रुवों पर पाया जाता है। यह उत्तरी ध्रुव व दक्षिण ध्रुव पर देखने को मिलता है।
ध्यान रखना बच्चों कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, जो कि कहां पर देखने को मिल रहा है, ये वाला बीच वाला, ठीक है। जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, यहां पर सबसे ज्यादा जैव विविधता देखने को मिलती है। इसका रीजन क्या है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जैव विविधता सबसे ज्यादा पाई जाती है, जिसका मुख्य कारण है कि यहां पर सूर्य की जो रोशनी होती है बिल्कुल सीधी सीधी गिरती है, जिसकी वजह से जैव विविधता के जो पनपने के जो अवसर होते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन बात करें कि जो शीत कटिबंधीय जो क्षेत्र होता है, यहां पर बहुत ज्यादा ठंड पाई जाती है, जिसकी वजह से शीत कटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर जो जैव विविधता होती है वो सबसे कम देखने को मिलती है। हो गया इतना क्लियर? इधर देखना कि जब आप लोग भूमध्य रेखा से क्या, जब आप लोग भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हो, क्या जब आप लोग भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हो, तब जैव विविधता में आप लोगों को कमी देखने को मिलती है। ठीक है, इसी को समझाने के लिए आपकी एनसीईआरटी में एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, ताकि आप लोगों को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ सके। चलिए हम लोग उस एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन ये बात याद रखना कि जैसे जैसे हम लोग भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर निकलते हैं, चाहो तो आप लोग उत्तरी ध्रुव की तरफ जाओ या फिर आप चाहो तो दक्षिण ध्रुव की तरफ जाओ, जैसे जैसे आप लोग ध्रुवों की तरफ गति करते हो, वैसे वैसे आप लोगों को जैव विविधता में कमी देखने को मिलती है। बच्चों आपकी एनसीईआरटी में बताया गया है कि जो कोलंबिया है, क्या कोलंबिया, जो कोलंबिया है यह जो भूमध्य रेखा है उसी के आसपास में स्थित है। कहने का मतलब है कि भूमध्य रेखा कौन सी, ये है, तो मतलब कि आपका जो कोलंबिया कहीं यही कहीं आसपास में है, क्या इसी भूमध्य रेखा के कहीं आसपास में है। और एनसीईआरटी कह रहा है कि कोलंबिया के अंदर लगभग लगभग 1400 के करीब, लगभग लगभग 1400 के करीब पक्षियों की जातियां पाई जाती है। तो कहने का मतलब है कि जो कोलंबिया है आपका भूमध्य रेखा के आसपास में है, और यहां पर पक्षियों की कितनी जातियां पाई जाती है? लगभग लगभग 1400 के करीब जातियां देखने को मिलती है। साथ में आपका एनसीईआरटी कह रहा है कि जो न्यूयॉर्क है, जो न्यूयॉर्क है यह 41 डिग्री अक्षांश पर, 41 डिग्री अक्षांश पर उत्तरी ध्रुव की ओर पाया जाता है। कहने का मतलब जैसे कि 23 डिग्री हो गया, तो लगभग लगभग जैसे कि मैं बात करूं यहीं कहीं, यहीं कहीं, यहीं पर लगभग लगभग मान के चलो ये कितना हो गया, 41 डिग्री हो गया। क्या हो गया ये? 41 डिग्री। तो मतलब कि जो न्यूयॉर्क है 41 डिग्री अक्षांश पर, यहां पर न्यूयॉर्क 41 डिग्री अक्षांश पर पाया जाता है। और साथ में बताया गया है कि जो न्यूयॉर्क है इसके अंदर पक्षियों की लगभग लगभग 105 जातियां पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? पक्षियों की 105 जातियां आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। जो ग्रीनलैंड है, क्या जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड यह 71 डिग्री अक्षांश पर उत्तरी ध्रुव की ओर पाया जाता है। जैसे कि मैं बात करूं ये तुम्हारा 66.5 डिग्री अक्षांश हो गया, तो लगभग कहीं ना कहीं यहीं आसपास में, जैसे मान के चलो ये कितना है, 71 डिग्री हो गया। तो क्या बताया गया है कि जो ग्रीनलैंड है यह 71 डिग्री अक्षांश पर उत्तरी ध्रुव की ओर पाया जाता है। और साथ में एनसीईआरटी कह रहा है कि ग्रीनलैंड के अंदर लगभग लगभग 56 पक्षियों की जातियां पाई जाती है। मतलब कि आपका जो ग्रीनलैंड कहीं यहीं कहीं होगा, और इसमें पक्षियों की 56 जातियां आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो यहां पर आप लोगों को एक बात बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी कि जब आप लोग भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर निकलते हो, जब आप लोग भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर निकलते हो, तो कहीं ना कहीं जैव विविधता में आप लोगों को कमी देखने को मिलती है। जैसे कि मैं बात करूं कि भूमध्य रेखा पर जो कि आपका जो कोलंबिया जो देश है, ठीक है, कोलंबिया देश जो कि भूमध्य रेखा पर पाया जाता है, इसमें 1400 पक्षियों की जातियां पाई जाती है। बात करें 41 डिग्री अक्षांश पर, 41 डिग्री अक्षांश पर कौन सा देश पाया जाता है? अभी मैंने आपको बताया था न्यूयॉर्क,
न्यूयॉर्क आपका 41 डिग्री अक्षांश पर है, जिसके अंदर 105 पक्षियों की जातियां पाई जाती है। साथ में बात करें जैसे कि ग्रीनलैंड, जो कि 71 डिग्री अक्षांश पे पाया जाता है और इसके अंदर 56 पक्षियों की जातियां पाई जाती है। तो कहने का मतलब है कि जब आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों पे निकल रहे हो तो कहीं ना कहीं जैव विविधता में आप लोगों को कमी देखने को मिलती है। लेकिन बात करें भारत की, भारत के अंदर पक्षियों की, भारत के अंदर पक्षियों की 1200 के करीब जातियां देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं आपका जो भारत देश है यह भूमध्य रेखा के आसपास स्थित है, ठीक है, जिसकी वजह से यहां पर जैव विविधता बहुत अधिक देखने को मिलती है। आप लोगों ने सुना होगा अमेजन वर्षावन। एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूं। मैं बात कर रहा हूं अमेजन वर्षावन, नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। अमेजन वर्षावन, अमेजन वर्षावन पाए कहां जाते हैं बताइए? दक्षिणी अमेरिका के अंदर। दक्षिणी अमेरिका के अंदर आप लोगों को अमेजन वर्षावन देखने को मिलते हैं। और ध्यान रखना कि अमेजन वर्षावन के अंदर सबसे अधिक जैव विविधता देखने को मिलती है। सर वो कैसे? बिल्कुल बच्चों, अमेजन वर्षावन में सबसे अधिक जैव विविधता देखने को मिलती है। जैसे कि एनसीईआरटी में बताया गया है कि अमेजन वर्षावन के अंदर जो पादप है उनकी लगभग 40,000 के करीब जातियां देखने को मिलती है। कितनी? 40,000। इसके अलावा बात करें जैसे कि पादप हो गए, पादपों के अलावा जैसे मछलियां हो गई, मछलियां की 3,000 के करीब जातियां देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अलावा बात करें जैसे कि पक्षी हो गए, पक्षी की 1300 के करीब जातियां पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा बात करें जैसे कि स्तनधारी हो गए, स्तनधारी की 427 की करीब जातियां होती है, ठीक है। जो उभयचर होते हैं, उभयचर की भी लगभग 427 के करीब जातियां पाई जाती है। जो सरीसृप होते हैं, सरीसृप की जैसे कि 378 के करीब आप लोगों को जातियां देखने को मिलती है। इसके अलावा बात करें जो अकशेरुकी है, अकशेरुकी की जैसे कि 1,25,000 के करीब जातियां देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अलावा बात करें, साइंटिस्ट ये बता रहे हैं कि कीटों की लगभग 2 मिलियन जातियों की खोज होना अभी बाकी है। तो आप लोगों को पता लग गया होगा कि जो अमेजन वर्षावन है उसके अंदर कितनी सारी जैव विविधता आप लोगों को देखने को मिल रही है। और साथ में पता होना चाहिए कि जो अमेजन वर्षावन है यह टोटल ऑक्सीजन का लगभग 20% ऑक्सीजन अमेजन वर्षावन के द्वारा उत्पादित हो रही है। और साथ में आज की तारीख में अमेजन वर्षावनों को बहुत ज्यादा काटा जा रहा है, जो कि आज की तारीख में जो जैव विविधता है उसके लिए एक बहुत ही ज्यादा खतरा बना हुआ है। चलिए बच्चों, इस तरीके से आज का टॉपिक आपका यही समाप्त होता है। अब हम लोग एक नए लेक्चर में मिलेंगे, एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक जितना मैंने आप लोगों को पढ़ाया है आप उसके एक बार बेहतर तरीके से नोट्स बनाइए। यदि आप लोगों को जो मैंने पढ़ाया है यदि उसमें कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। मैं वापस से उसी टॉपिक पर वापस से एक नया वीडियो लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए, ताकि आपकी बायोलॉजी बहुत ही अच्छी, बहुत ही शानदार हो सके। चलिए बच्चों, अब हम लोग नए वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।